नमस्कार। इलाहाबाद का महासंग्राम में आपका स्वागत है। इलाहाबाद का महासंग्राम जारी है। चुनावी समर में सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं और जोरदार प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। एक तरफ भाजपा ने सोमवार को इलाहाबाद के कागदाना में विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एचएलपी सुप्रीमो समेत कई भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लोग लगातार विरोध भी करते रहे, तो वहीं अभय चौटाला और ओम प्रकाश ने गांवों का दौरा किया, लोगों से वोट मांगने की अपील की। उधर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ गांव-गांव घूमकर हाथ का साथ देने की अपील कर रही है और चुनावी समीकरण जो है वो अब लगातार आए दिन बदल रहे हैं, नया मोड़ ले रहे हैं और नया मोड़ लेकर किस मोड़ पर ये चुनाव को पहुंचाएंगे, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, आज का पूरा मुद्दा समझिए। इलाहाबाद उपचुनाव को सियासी पार्टियां 2024 में होने वाले विधानसभा से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं। इलाहाबाद में जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो जीत के लिए जोर आजमाइशें कर रही हैं, उससे यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बीजेपी तो इलाहाबाद को जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसी क्रम में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एक विशाल रैली कागदाना में आयोजित की गई। एक तरफ बीजेपी पहली महारैली कर रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे थे। रैली के दौरान बीजेपी जेजेपी के अलावा एचएलपी के दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ रैली में शिरकत की, बल्कि विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जहां जनता से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को जिताने की अपील की, तो वहीं अभय चौटाला पर इस्तीफा देने के बहाने वार किए। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पवन की हवा पहले ही निकल चुकी है। जो आजकल विधानसभा के स्पीकर हैं, मैंने कहा ज्ञानचंद जी मुझे बताना, मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, मैं वहां के लोगों से बात करने जा रहा हूं। लोग पूछेंगे अभय सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था। ज्ञान सिंह जी ने पढ़ के बताया कि अभय सिंह ने यह लिख कर दिया हुआ है इस्तीफे पे, जब तक 3 कानून रहेंगे मैं विधानसभा वापस नहीं आऊंगा। उनके प्रण को पूरा करना और उनको भी अपना प्रण पूरा करना चाहिए। और एक तो हमारे दौरे था, नाम है पवन। अब पवन कहीं ठहरती थोड़ी है, हमारे पे भी आई थी है? अरे भाई अब लोग कह रहे हैं पवन की कोई पवन नहीं है, हवा निकली पड़ी है। और जो कुछ थोड़ा बहुत था, आज यो बेनीवाल मारी गए ला गया। वहीं मंच पर मौजूद जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए उन्हें अहंकारी करार दिया। इलाहाबाद को चुनाव की जरूरत नहीं थी। चुनाव पे पैसा लगता है, चुनाव पे समय बर्बाद होता है, सरकार का टाइम लगता है, बहुत सारा लोगों का शोषण होता है। लेकिन उसको कराने के लिए जिम्मेवारी अगर कहें तो एक व्यक्ति की थी। और बहाना क्या था कि किसान की पीड़ा को देखते हुए, किसान के दर्द को देखते हुए रिजाइन कर रहा हूं। तो दोस्तों, किसान की पीड़ा तो ज्यों की त्यों है। अगर उन्होंने रिजाइन किया तो प्रयास करते कि ये पीड़ा खत्म होती। उधर एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपने अनुज गोविंद कांडा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि सबको देखा बारी बारी, एक बार देखो कांडा की यारी। उन्होंने कहा कि गोविंद कांडा की आंधी आई है, इस बार 2-2 दिवाली लाई है। इस दौरान उन्होंने अभय पर भी जमकर वार किए। इलाहाबाद की धरती बहुत दिनों से प्यासी थी। यहाँ पर कभी उन्होंने किसी फूल को क्या, किसी फसल को भी नहीं खिलने दिया। ये आप लोगों की बदौलत इस अहम और अहंकार की राजनीति करने वाले लोगों से इलाहाबाद की जनता छुटकारा दिला रही है और कमल का फूल खिलने के लिए तैयार है। अब की बार बहुत बढ़िया तारीख है, 30 तारीख को
आपकी पर्ची डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख की दिवाली है। तो अब की बार कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली लाई है। एक तरफ बीजेपी महारैली कर विरोधियों पर गरज रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी धुआंधार प्रचार कर रही थी। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल एलनाबाद के गांव में वोट मांगने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। आज तक कभी बोली नहीं, मजदूर की, किसान की, बेरोजगारी के कारण होना इलेक्शन को के मैनो अस्तीफ हो दियो बोले मैं अस्तीफ हो दिखती है, मैं तो एक वोट है हाथ जोड़ के चोरी खिला के करूंगी। वहीं पवन के साथ वोट मांगने पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अभय चौटाला पर एलनाबाद की जनता पर दोबारा चुनाव थोपने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। साथ ही उन्होंने जीत का दावा किया। ये बीजेपी के साथ थे, अब मतलब इन चीजों को कैसे भुला सकते हो आप? लोक दल बीजेपी साथ साथ ये चलते रहे, साथ इन्होंने सब कुछ किया, तो अपनी बात को ना छिपाएं। अभी वक्त था कि बीजेपी के खिलाफ वोट देते, लेकिन वहां से वो छोड़ के आगे और ये उपचुनाव आपके ऊपर थोप दिया, जनता के ऊपर थोप दिया। उधर एनएलओ उम्मीदवार अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही पलटवार करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है आज अपनी जमानत उनकी कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। ये लोगों का फैसला है, ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके आगे। ये आपने सभी अपनी आंख से देखा है नजारा सारा का सारा कि जहां लोग खुल के ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी। ये तो अपने सर्वाइव की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलनाबाद में लड़ाई कितनी टफ है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ अभय चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला को वोट मांगने के लिए मैदान में उतार चुके हैं। एलनाबाद हल्के के लोग सामूहिक तौर पर निर्णय लियो अभय सिंह ने चुनाव मैदान में उतार, तो मैं तो थारी हाजिरी लगान आयो। उम्मीद को तो हमारा मजबूत गढ़ रही है सदाई, और मैं अब मान के चलूंगा तो तीसरी पीढ़ी में थे और ज्यादा तकड़ा हो गया। जिस तरह से सभी पार्टियों के दिग्गज अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं, उससे साफ है कि एलनाबाद में जंग दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल एलनाबाद का चौधरी कौन होगा इसका पता 2 नवंबर को नतीजों के बाद चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, फिलहाल की समीकरणों के हिसाब से मामला जो है वो त्रिकोणीय अभी नजर आ रहा है और तीनों ही राजनीतिक दल पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महाप्रचार अभियान तीनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी पूरी रिपोर्ट हमने आज की आपको दिखाई। बात करते हैं इन्हीं मुद्दों पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। आज भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए रमन मलिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता खाली चहलका हमारे साथ हैं, जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से अपना पक्ष रखेंगे विजेंद्र रेणु जी, और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। खाली जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। आज सभी ने रैली की, सभी की जनसभाएं थी। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त है और बीजेपी कह रही है कि पवन की हवा पहले ही निकल चुकी है। केशव भाई, बड़ा दुर्भाग्य है आईएलएनडी का, इस प्रदेश में 5 बार सरकार रही, 5 बार सरकार आईएलएनडी की इस प्रदेश में रही। ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार मुख्यमंत्री रहे और ये सीट दर पीढ़ी एलनाबाद आईएलएनडी के पास रही। लेकिन आज भी ये आईएलएनडी को सोचना चाहिए कि आज भी एक बुजुर्ग नेता को उनके लिए वोट मांगना पड़ रहा है। और आज भी वो कहते हैं, कि आईएलएनडी का विकास नहीं किया किसी ने। जब 5 बार मुख्यमंत्री रहकर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी उसका विकास नहीं कर पाए,
इतने लंबे समय तक वहां से विधायक रहे, विधायक नहीं कर पाए, और आज भी अगर दूसरी पार्टी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर थोपते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐलनाबाद की जनता को आप बहुत लंबे समय तक बना नहीं पाएंगे। और यह वक्त ऐसा है, आप देखते रहिएगा, बहुत दूर नहीं है कि सब कुछ करवट लेने वाला है। लोग क्या कहते हैं चौटाला साहब के हमने इस्तीफा किसानों के हक में दिया, लेकिन आज तक पूरा चुनाव प्रचार खत्म होने को आ रहा है, लेकिन कोई चिट्ठी तो उन्होंने दिखाई नहीं कि किस संगठन के उसमें दिया। और दूसरी बात आपको बता देता हूं कि जब जेजेपी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर जेजेपी और बीजेपी के पास कैंडिडेट्स होता तो वो जो 7 साल से सरकार के साथ सक्रिय थे, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा जी के भाई को वहां से टिकट देने की, यह अलग बात है कि फॉर्मेलिटियां की गई, यह अलग बात है कि वहां की फॉर्मेलिटियां की गई कि उनको मिलाया और उनको टिकट दिया गया। खालिद भाई, ये फॉर्मूला तो आप पे भी है। आप सुनिए तो सही, ये अब जब मैं उनकी तरफ बात करता हूं मुझ पे उंगली उठा देते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है केशव भाई। नहीं सर, मैं तराजू को बराबर रखूंगा ना सर। आप बराबर नहीं तोल रहे ना, इसको आप देखिए मेरे ऊपर कैसे हो गया। आप इसको ऐसे देखिए कि पार्टियां जेजेपी भाजपा 2 नहीं लड़ रही, पार्टियां 3 चुनाव लड़ रही हैं, और चौथी एलएलडी लड़ रही है, और उनके सामने अकेली कांग्रेस लड़ रही है, जो इस प्रदेश को वो शासन और वो अनुभव देना चाहती है जो पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने दिया था। प्रदेश में अगर हम बात करें धान की, तो 5,000 तक हमने धान बिकवाया था। आज देखिए किसान की हालत क्या है। जिस किसान के नाम पे इस्तीफा दे के आए चौटाला साहब, उनका देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहां से आगे चले जाइए। किसानों को खाद इस तरह दिया जा रहा है, जैसे कैदियों को लाइन में बिठा लेते हैं। आप, मेरे पास कई वीडियो हैं, रोजाना कहीं चारों तरफ हरियाणा में खबरें आ रही है। मैंने कल अपने जिले में देखा, मैंने अपनी लोकल तहसील में देखा, तावड़ू में। आप देखिए 2000 आदमियों की लंबी लाइन लगी है, 2000 लंबी लाइनों की लाइन लगी है, और उन पर पुलिस का पहरा इस तरह, जिस तरह कैदियों पर नहीं होता। 302 के मूल जी के ऊपर इस तरह पुलिस नहीं है जिस तरह किसानों के ऊपर पुलिस लगा के रखी है। तो यह स्थिति पैदा किसने करी? 7 साल से आप बात करते हैं चारों तरफ हरियाणा में हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अगर आप सच्चाई में झांकेंगे, आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने किसान को, जवान को, कर्मचारियों को, सबको इस हद और इस कदर परेशान कर दिया है कि हर आदमी पूरा ऊपर तक भर गया है, वो उब गया है। उनको लगता है जितनी जल्दी चलती बने भाजपा जेजेपी इस प्रदेश से, वो इस प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करेंगे। तो ये तो स्थानीय चुनाव है ना, इसमें कोई किसी सरकार के आने या जाने का फैसला थोड़ी ना होना है। नहीं, सरकार के आने जाने का फैसला नहीं है, लेकिन एक संदेश केशव भाई, एक संदेश जाएगा। जब बड़ौदा के चुनाव से संदेश जा सकता है प्रदेश की राजनीति में, तो ये चुनाव तो बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। ठीक है, आपके 7 साल के शासनकाल के सत्ता की मार्किंग होने वाली है, और वो भाजपा और जेजेपी देखेगी इस चुनाव रिजल्ट के बाद। ठीक है। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ तो धनखड़ साहब ये कहते हैं कि जो उपचुनाव जीतकर विधानसभा आती है, वो इलाका जो है वो सरकार का लाडला बन जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और खालिद भाई इस बात को कह रहे हैं कि ये आपका सेमीफाइनल है, और आपकी जो भी नीतियां हैं उसको लेकर जनता की असंतुष्टि जो है इसमें नजर आएगी। आप कैसे देखते हैं? सवाल का जवाब भी और खालिद भाई की बात का जवाब भी। रमन मलिक जी, फिर मैं रेडू साहब के पास आऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए कि जो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उनका हाथ अपना नहीं चलता, और दूसरा उन्होंने हाथ भी उधारी पे मांग के लाए हुए हैं। यहां तो बकायदा सभी लोग जिनके ऊपर बोल रहे हैं, सबके सब लगे हुए हैं। आप बात कर रहे हैं कि ये खालिद भाई जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं तो आपसे इतना पूछता हूं कि आप में अपने घर में क्या हो रहा है वो तो जान लीजिए पहले। अभी जो आप होड़ लगी हुई है ना, ये जो बोल रहे थे, वो होड़ मैं बताता हूं किस चीज की लगी। एक तरफ अभय चौटाला है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, इनमें होड़ लगी हुई है। इसमें से अक्लमंद कौन है? तब आपने अगर किसी को ये कहा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तेरे लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर रहा हूं, लिख के दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा, तो जो आदमी अपनी जुबान का नहीं है वो किसका है? और अक्सर ये कहा जाता है कि माँ बाप चिड़िया के घोंसले में भी उस बच्चे को ज्यादा संभालते हैं जो कमजोर होता है। तो शायद चौटाला साहब की, बड़े चौटाला साहब की यही मुश्किल है। तीसरी चीज सर, जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं,
आप ये बताइए कि आपने प्रदेश को दिया क्या? 2 रुपए के चेक प्रदेश को आपने दिया क्या? क्षेत्रवाद प्रदेश को आपने दिया क्या? मुझको क्या दिया इस प्रदेश को? आपने यही सब कुछ देना था और यही सब कुछ दिया है। रमन जी, आपने क्या दिया इस प्रदेश को? आपने दिया जातिगत झगड़े। देखो, आपकी बारी में मैं नहीं बोला था ना। आप अगर बीच में मेरे में तंग करोगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, झूठ बता। ठीक है सर, आप नोट कर लीजिए, एक गलत बात मैं आपके पास फिर आऊंगा। साले भाई ऐसा मत करिए, अपना परिचय मत दीजिए, ऐसे अपना परिचय मत दीजिए। नहीं परिचय। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि आपने क्या करा प्रदेश के साथ? इस प्रदेश के ऊपर आपने एक छाप लगाई कि हम जीजा जी के कहने पे प्रदेश के अंदर भूमि का घोटाला करते हैं। हम कोई भी चीज बिना 10% के कट के नहीं करते हैं। हम हर उस धंधे में हैं जिसमें गांधी परिवार को हमारी जरूरत है। ये आपकी असलियत है। अब आप बताएं हमारे को कि आप जब सवाल करते हैं इस सरकार के ऊपर, तो ये सरकार वो है जिसने आज तक की डेट में 11,000 करोड़ से ऊपर किसानों को, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो गारंटी करके आया हो, चाहे वो इंश्योरेंस से आया हो, दे चुके हैं। इतना पैसा हरियाणा के किसान को आज तक पूरे मिला जितना इस सरकार ने दिया है। तो अब आप ये बताइए कि आप कहां खड़े हैं और बाकी कहां खड़े हैं? ठीक है रमन मलिक जी, आपको ये लगता है कि इस तरह के जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं ये विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में आपको मदद करने जा रहे हैं। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी के पास मैं आता हूं। रेड्डू साहब, सवाल सारे आपसे ही हैं, क्योंकि हमलावर साहब सब आप ही के ऊपर है, क्योंकि आप ही के विधायक ने एक ऐसा इस्तीफा दिया जिस पर यह लिखा हुआ था कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो जाते विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, और सशर्त इस्तीफा पहली बार कबूल किया गया। ये बात आज खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से कही है। विजेंद्र रेड्डू जी। बिल्कुल केशव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं इलाहाबाद की बात करूंगा, मेरे दोनों पैनलिस्ट भाइयों ने प्रदेश की बात को उठा करके कहीं ना कहीं मुद्दे को उलझाने का प्रयास किया है। मैं तो ये मानता हूं, इलाहाबाद में 67 से लेकर के आज तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रतिनिधि बनता रहा, बशर्ते के 2 बार बीच में छोड़ करके। और इलाहाबाद में जितने काम ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवलाल के टाइम में, ओम प्रकाश जी चौटाला के टाइम में हुए, किसी ने भी इस यहां पर काम करवाने का काम नहीं किया। यहां का बिल्कुल वीरान एरिया हुआ करता था। और देवीलाल की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में यहां पर अनेकों माइनर बनवाई गई, नहरें बनवाई गई, जिससे यहां का जो इलाका है वो एक उपजाऊ इलाका बना और यहां के लोगों का खुशहाल जीवन बना, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के लोग इनको प्यार करते हैं, चौटाला परिवार को प्यार करते हैं और चौटाला परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा हमारे भाजपा वाले भाइयों के बारे में, जिस प्रकार से भाजपा वाले भाई एक उधार का कैंडिडेट लेकर के आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके अध्यक्ष ने कहा था हमारे पास 17 कैंडिडेटों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन ऐन वक्त पर 17 के 17 हाथ खड़े कर गए और वो इलाहाबाद में चुनाव ही लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो उन्होंने हालोपा से उम्मीदवार उधार लिया। तो मैं जानना चाहता हूं, ये उम्मीदवार जो है जिसका भाई सर्वे सर्वा है हालोपा का, क्या वो परमानेंट भाजपा में शामिल हो गए हैं या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, इस भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए कुछ समय के लिए इस पार्टी में शामिल हुए हैं? ये एक ड्रामा रचा गया है जो कि चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा करके फौरन वापस अपने भाई गोपाल कांडा जी के पास वापस चले जाएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस वाले भाइयों के लिए, जो भाई आज तक जो भारतीय जनता पार्टी में था, शामिल था और उसकी टिकट के ऊपर 2 बार तक उन्होंने चुनाव लड़े और 60 साल की हिंदुस्तान की पुरानी कांग्रेस के पास इलाहाबाद हलके में एक भी ऐसा उनका पुराना कैंडिडेट नहीं था जिनको वो टिकट दे सके। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी कैंडिडेट इनकी टिकट लेने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए भाजपा ने तो हलोपा से ले लिया और कांग्रेस ने भाजपा से ले लिया। इन्होंने खाना पूर्ति करने का काम किया, कोई भी इनका कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। इस वजह से इन्होंने उधार लेने पड़े और यहां किसी प्रकार का बस इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, आज मैं जो बताया गया एक विशाल रैली कागजाना में भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की,
वो रैली मैंने पूरी देखी है और काफी सारा मैंने उनके भाषण भी वक्ताओं के सुनने का प्रयास किया। जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी वहां कहते हैं और एक बड़ा लंबा उदाहरण देते हैं, इतिहास को उठाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि जनक महाराज ने किस प्रकार से राम और भरत के ऊपर फैसला करने का काम किया था कि यहाँ की सत्ता को कौन संभालेगा, और वो प्यार और धर्म का एक दुहाई देकर के इस बात को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम और भरत की तो परिभाषा एलनाबाद की जनता को दे दी, लेकिन जनक कौन था वो तो नहीं बताया। असली रोल तो जनक का था। जनक इसमें भारतीय जनता पार्टी है, राम और भरत गोपाल और गोविंद हैं। कौन है ये सारा एक बार विस्तार से बता दे ताकि यहाँ के लोग समझ रहे। कभी तो ये प्यार और धर्म की बात करते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने पति और पत्नी का रिश्ता बताया था, उसमें ये नहीं बताया गया पत्नी कौन है और पति कौन है। आज ये नहीं बताया गया कि प्यार का व्यक्ति कौन है और धर्म का व्यक्ति कौन है। तो इनकी तो भाषा ही नहीं समझ में आ रही। दोनों पार्टियां बुखलाई हुई है, इनका कोई जनाधारा एलनाबाद इलाके में नहीं है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, जिसको भरत का नाम जो है ना हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहे हैं, आज मैंने अपने 60 साल की उम्र में ये तो बहुत सुना है कि किसी आदमी का चेक बाउंस हो गया, उसने उसके पैसे रख लिए, उसने दिए नहीं। लेकिन मैं एलनाबाद हल्के के ग्राउंड से बोल रहा हूं, 5 दिन से मैं यहाँ ग्राउंड पर है। लोग तो यहाँ पर कहते हैं चेक बाउंस होते तो देखे, लेकिन अनाउंस बाउंस हमने कभी नहीं देखी। यहाँ तो अनाउंस बाउंस हो रही है। मैं गोपाल गोविंद जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 अनाउंस जो है बाउंस हो गई है और लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वो हमारी जो अनाउंस आप करके गए थे कम से कम उनका तो पूरा करने का काम ठीक है सर, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस वाले खालिद भाई बोल रहे थे कि सिर्फ 1 मिनट और 1 मिनट केशव जी भाई, खालिद भाई जी बोल रहे थे कि यहाँ पर 5 बार ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रह चुके हैं। मैं खालिद से पूछना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई है, सम्माननीय है, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन 10 साल भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे तो खालिद भाई एक काम तो बता दे यार, मैं भी बता दूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा प्रदेश ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ये काम किया। आऊंगा दोबारा। अरविंद जी, अरविंद भारद्वाज जी, सभी की बात आपने सुनी, आपका इनिशियल कमेंट क्या है? आप कहां कुछ खड़ा देखते हैं चुनावी समीकरणों को अभी? फिर मैं योगेश जी के पास आता हूं। अरविंद भारद्वाज जी। तो राय नहीं है कि इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जी ने एलनाबाद की जनता को जबरदस्ती एक इलेक्शन में झोंक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने जिन वजहों से इस इस्तीफा दिया था वो वजह आज भी वहीं खड़ी हुई है, और अगर उन्हीं को विधायक बनना था, रहना था, तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्या? तो ये जबरदस्ती थोपा हुआ चुनाव है और जनता बहुत बेहतरी से जानती है कि उनका क्या भविष्य है, उनकी अपनी पार्टी का क्या भविष्य हरियाणा प्रदेश में बचा है। पहले जो गलती हुई है उसे अब सुधारने का काम एलनाबाद की जनता करेगी, और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी, वो भारी मतों से और एक बहुत बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। अब तो इस चुनाव में इनेलो और कांग्रेस के बीच में लड़ाई जो है वो सिर्फ दूसरे नंबर की है कि आखिर दूसरे नंबर पर आकर कौन अपनी जमानत बचा सके। तो ये स्थिति है वहां चुनाव में। वहां अब इनके लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जनता सिरसा जो जिला है, एलनाबाद जो क्षेत्र है, यहाँ के वोटर, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बड़ी होशियार है। उन्होंने समय समय पर ये देखा है कि आगे आने वाले भविष्य में किससे फायदा है, किसको वोट देना सही रहेगा, और उसी के हिसाब से उन्होंने फिर निर्णय लिया है। और उन्हें पता है कि अब आने वाले समय जननायक जनता पार्टी और भाजपा का है। उनकी गठबंधन की सरकार अच्छा काम कर रही है और अभी बहुत लंबे समय तक ये सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम ठीक है भारद्वाज जी, उसी के साथ एलनाबाद की जनता चलेगी। ठीक है भारद्वाज जी। योगेश जी, मैं आपके पास आता हूं। अब जिस तरीके से लगातार चुनावी समीकरण मोड़ ले रहे हैं, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले कर रही हैं, क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस आज की तारीख में लग रही है? और जो स्ट्रेटजी सभी राजनीतिक दल अपनाए हुए हैं, आप एक विश्लेषक के तौर पर किस तरह से उसका विश्लेषण करते हैं? देखिए, एक बात तो जो मैंने सबसे पहले दिन कही थी
वो सारे प्रवक्ताओं ने कही है कि इस इलेक्शन के अंदर झोंकने का काम जो किया गया उसके पीछे क्या वजह थी। वो वजह आज धनखड़ जी ने भी बोली कि उन्होंने ये कहा था कि जब तक किसानों का सॉल्यूशन नहीं होगा मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। मीन्स बाय कि ये जबरदस्ती इलेक्शन थोपा गया। अगर आपको चुनाव लड़ना ही था तो आपको रिजाइन करने की जरूरत थी नहीं, आप विधानसभा में बैठ के भी उनके लिए काम कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे। नंबर 1 पार्ट इज दिस। नंबर 2 बात ये मैं करता हूं, मैंने पहले दिन ये एक बात भी कही थी कि बीजेपी चुनाव बहुत खूबसूरती से लड़ती है और बीजेपी के साथ जो जेजेपी ने जो अपना नेटवर्क तैयार किया है हरियाणा के अंदर, और 10 सीटें ही बेशक वो जीते हैं, नई पार्टी होते हुए इनेलो को उन्होंने पीछे धकेल दिया और उनको कुछ भी नहीं मिला था। तो जेजेपी ने और बीजेपी के साथ मिलके मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव पहले जिसमें बीजेपी को का कैंडिडेट का जिक्र होता था या कुछ भी बातें होती थी चुनाव से पहले, एकदम जेजेपी बीजेपी ने गोविंद कांडा जी को उतार के इस चुनाव को उसी दिन त्रिकोणीय बना दिया था। और त्रिकोणीय में आज अगर आप इनका वैसे देखेंगे, जो भी आज इन्होंने लोग इनके जुटे हैं, वो सारी की सारी बातें मेरी सही होती निकल रही हैं कि ये आखिरी मोमेंट तक इलेक्शन नहीं छोड़ने वाले होते हैं। बीजेपी की कार्यशैली ऐसी है कि वो 6 महीने पहले शुरू कर देती है। इनेलो से जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया था, मेरा यकीन है उसी दिन बीजेपी ने काम अपना शुरू करना कर दिया होगा शुरू वहां पे। और उसके साथ जेजेपी बहुत, उनके भी जो अपने कोर वोटर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो भी पूरी ताकत से पूरी जान लगा के लड़ते हैं और ये उन्होंने साबित कर दिया था जींद के अंदर जब चुनाव हुआ था तब भी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि जहां पहले दिन जब हम सोचते थे तो हम मानते थे 1 साइडेड अपने चौटाला जी जीतेंगे, और मैं आज भी ये कह रहा हूं, बार बार एक बार कहता रहता हूं कि एज आज भी चौटाला जी को है। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला जी अगर मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो नजर आ रही होगी। वरना मुझे ऐसा लगता है कि जैसी इनकी वो सीट है एलनाबाद, उस सीट के ऊपर तो कोई किसी भी कैंडिडेट को वो खड़ा कर दे तो 1 साइडेड जीतने वाली बात होती है, जो कि पारंपरिक सीट मानते हैं ये लोग और है भी मेरे हिसाब से। तो वो अगर ओम प्रकाश जी उतरे हैं, सम्मानीय हैं, बुजुर्ग हैं, उसके बाद मतलब वो शायद नीचे भी नहीं उतर पा रहे होंगे तो बस से बोल रहे हैं वो, तो वो अगर मैदान में उतर के आए हैं, वो अगर लोगों को कह रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें भी ऐसा लगता है कि यस अब थोड़ी सी समस्या है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तीसरी बात एक हल्की सी है, वो छोटी सी, जो इनेलो जो चुनाव लड़ रही है वो एक पारंपरिक तरीके से लड़ रही है, वो ऐसे ही लड़ती है। लेकिन जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है वो इतने खूबसूरती से चुनाव लड़ते हैं, हारे जीते वो उसको नहीं जाते, दे एंजॉय द प्रोसेस। एक्चुअली वो प्रोसेस में मजा लेते हैं, हार जीत की वो परवाह ना करके पूरी ताकत झोंक देते हैं अपनी, उसके बाद जो नतीजे आएंगे देखी जाएगी, बाद में सोचते हैं। पर अब जो इन्होंने ताकत लगा के इस इलेक्शन को त्रिकोणीय बना दिया है और जैसे जैसे बीजेपी और आगे बढ़ती है, ये चुनाव किसी भी साइड में जा सकता है। फिर उसके बाद ऐसा कोई भी मान के ना चले कि भाई चुनाव, जैसे तीनों दावा तो करते हैं कि हम जीते हुए हैं, फिर चुनाव कहीं भी जा सकता है। और अभी 10 दिन है, 10 दिन से भी ज्यादा मैं मान के चल रहा हूं। 10 दिन का मतलब यह है 10 दिन और 10 रातें। बीजेपी के लिए तो 20 दिन है, और लोग वो 20 दिन यूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो दिन रात काम करने वाले लोग हैं, वो चुपचाप बैठने वाले नहीं है बीजेपी वाले। और मैंने कहा था, अब इनेलो देखो, इनेलो और कांग्रेस उन्होंने जो रैली कर दी है उसमें पीछे रह गए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो वो जो भीड़ जुटाई है, पर हां, हालांकि मैं ये मानता हूं कि उसके अंदर जो आए हैं, वक्ता जो आए हैं, उनमें से वोट कैचर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक माहौल तैयार होता है, लोगों के दिमाग में एक और चीजें तैयार होती हैं कि भाई हाँ ये कैंडिडेट भी है। विनोद जो कांडा जी उतरे हैं वो छोटे कैंडिडेट तो वो भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकते हैं कभी भी। और ये धीरे धीरे अभी नतीजे जब जैसे आगे बढ़ेंगे हम उनके नतीजों के नजदीक पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर लोकदल जिन मुद्दों को केवल हल्का फुल्का मुद्दा समझ रही है, पलटवार समझ रही है, वो अब इलेक्शन को ड्राइव करने वाले मुद्दे बन चुके हैं और आईएनएलडी समझ नहीं पा रही है इस बात को। ये मैंने कहा, देखो अभी एक मुद्दा तो बीजेपी ने अभी टच ही नहीं किया मेरे ख्याल में। अभी आज की रैली में जो मुद्दा था, चौटाला जी ने जो अपना बयान दिया था, जबकि वो बहुत खतरनाक है, वो कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। या तो हो सकता है उसको बचा के रखें, फिर दोबारा यूज कहीं ना कहीं करेंगे वो, या किसी बड़े चेहरे से उसको यूज कराएंगे, वरना वो मुद्दा भी बहुत खतरनाक है और वो दोनों को डैमेज करता है, कांग्रेस को भी और इनेलो को भी। और बीजेपी उसमें सिर्फ गेनर है, बीजेपी का कोई लॉस नहीं है उसके अंदर, उस चौटाला जी के बयान वाले में। तो पर आज इन्होंने कोई ज्यादा उसको टच नहीं किया है। प्लॉट के कब्जे वाला बयान, हाँ, प्लॉट के कब्जों वाला जो बयान है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है। मैं रेडू साहब से सवाल करता हूं। अब रेडू साहब, आपने तमाम वक्ताओं की बातों को सुना, तमाम प्रवक्ताओं की बातों को सुना। हाँ। 2-3 चीजें हैं सर यहाँ। एक तो खुले तौर पर जो है वो सभी राजनीतिक दल
अहंकारी जो है उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला के लिए, और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो बड़े र्यूड रहते हैं और लोगों की पहुंच से बाहर रहते हैं, लोगों को उनसे अपॉइंटमेंट लेने में भी डर लगता है। दूसरा कि चुनाव जो है वो आप लोगों की तरफ से आप ही की कहने वाली पारंपरिक सीट पर इतना त्रिकोणीय और इतना टफ हो चुका है कि अब ओम प्रकाश चौटाला जी को भी चुनाव में उतरना पड़ा, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो देखी जा रही है। लेकिन आप इसे केवल एक चुनावी रणनीति समझ रहे हैं, आप इसे गड़बड़ नहीं मानेंगे। रेडू साहब। हाँ, कि केशव जी, जहां तक अहंकारी की बात है, मैं ये समझता हूं क्योंकि मैं पिछले 6-7 दिन से इलाहाबाद हल्के में ही बैठा हुआ हूं, और जिस प्रकार से अभय सिंह जी का प्यार प्रेम है और जिस प्रकार से खुले दिल से लोग यहां मिलते हैं अभय सिंह जी के साथ, ये बिल्कुल विपक्ष के द्वारा फैलाए जाने वाला एक भ्रम है। चुनाव के दौरान की तस्वीर तो दूसरी होती है ना। और मैं तो ये भी कहना, चुनाव के टाइम पे तो सर आज जोड़ने ही पड़ते हैं। हाँ, नहीं, चुनाव से पहले की भी देखी है हमने, बिल्कुल, मैंने चुनाव से पहले की भी देखी है। हमारे यहाँ तो हम तो बल्कि भाई अभय सिंह कह करके बोलते हैं, यहाँ के लोग तो इसको बिल्लू कह करके बोलते हैं। यहाँ के लोगों में इतना प्यार और प्रेम और इतनी निडरता है कि ये बिल्लू को बिल्कुल अपना छोटा और बड़ा भाई मान करके चलते हैं। यानी दोनों पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं, यानी दोनों पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, अभय से ये घबराई हुई है क्योंकि अभय सिंह जब विधानसभा में जाएगा तो इनके सारे पत्ते खोलने का काम करता है, इसलिए किसी न किसी प्रकार से दुष्प्रचार करके यहाँ की जनता का जो मन भटकाने का ये काम करने का प्रयास। पहले मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। ठीक है रेडू साहब, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले मैं इस सवाल का जवाब अब लेता हूं। मैं मलिक साहब आपसे ही जवाब चाहूंगा इस बात का, क्योंकि आज इस महारैली के अंदर सभी ने यह मुद्दा उठाया कि अभय का भय है, वो कह रहे हैं कि केवल दुष्प्रचार है। रमन मलिक जी। भाई उनसे पूछिए, लखानी वालों से, या पूछिए उन लोगों से जिन्होंने ग्रीन ब्रिगेड की बात करते थे, जो ग्रीन ब्रिगेड के माध्यम से अपने घर भरते थे। और ये तो अभय चौटाला जी ने और बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि बेनीवाल और मैं तो लूट खसोट करते थे, कब्जा करते थे। अरे तो अपने आप को रमन जी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हो, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हो, 6 किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने का काम करते हो। और क्या चाहिए? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं किसान भाइयों ये कंप्लीट करना चाहते राहुल गांधी के, अपने सारे राज खुद ऐसे उगलते हैं, में बोलते फायदा क्या हुआ? आज तक काम क्या करके दिया ये तो बता दें। पहले जब तक बड़ा भाई संभालता था ये गाँव खेलते थे, राज करते थे। बॉम्बे वाला इंसिडेंट आपको याद होना चाहिए, मुंबई में अंडरवर्ल्ड कैसे आ गया था इनके पीछे। आज वही लोग प्रवचन दे रहे, कोई फायदा नहीं हद हो गई साहब, कोई फायदा नहीं इन बातों का। और जब एक तरफ ये फोड़ेंगे, मुंबई से जब लोग आ रहे थे तो घमंडी का फोड़ेंगे रमन भाई। अरे आपका मुख्यमंत्री, और मैं आगे पूछता हूँ आपसे कि ये दोनों दिन जब एक कैंडिडेट ओपनली क्लेम कर रहा है कि मैं लूटता था, मैं खसोटता था, मैं जमीन कब्जे करता था और पैसे बनाता था, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कितने भ्रष्टाचार ये जो इलेक्शन कमीशन है, क्या इसको ये नहीं करना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन दोनों का जो निर्वाचन का प्रक्रिया है अंदर उनको हटाए। लिखा जाएगा आपके घोटालों का भी। आपने तो कांग्रेस को आपके सामने है, कोई मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं सार्वजनिक ना हो, थोड़े से काल में कर दी। आप तो ये बताइए कि अगर मैं खुद क्लेम करता हूं कि मैं गुंडागर्दी करता हूं, खुद क्लेम करता हूं कि मैं लूट मारता हूं, खुद क्लेम करता हूं कि मैं जमीनें कब्जाता हूं, ऐसे कहने से नहीं बनेगी। तो उसके बाद क्या रह जाता है? रेणु साहब ये बात तो कही है ना उन्होंने सर। रमन जी उधार का कैंडिडेट लेकर के, उधार का दुल्ला लेकर के कितने दिन तक आप काम लोगे? अरे आपके यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं आपके पास। कैंडिडेट आप ऐसे जिसको आप लोग कहा करते थे। ठीक है, मैं खालिद भाई के पास आता हूं। मैं खालिद भाई के पास आता हूं आपके दुष्प्रचार के सवाल पर, क्योंकि आपने दुष्प्रचार का जो बात है, ठीक है रेणु साहब, आपकी दुष्प्रचार की जो बात है वो दूसरे दलों पर भी लागू होती है। खालिद भाई मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का, भाजपा का, जजपा का केवल दुष्प्रचार है कि अभय का डर है। अभय के डर जैसी कोई बात नहीं, सब उन्हें प्यार से बिल्लू कह के बुलाते हैं। देखिए क्या गजब का ड्रामा चल रहा है। एक साथ सरकार में काम कर चुके लोग, एक सत्ता में काम कर चुके लोग
एकमात्र विधानसभा के लिए जो उनकी लालसा में विधानसभा चुनाव वहां पे हुआ है, उनकी लालसा में विधानसभा चुनाव जहां पे हुआ है, उस सीट के लिए किस तरह से एक सत्ता में काम करने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, ये प्रदेश भूला नहीं है, यहां विधायकों के टूटे हाथ नहीं भूला है, ये प्रदेश भूला नहीं है तेजा खेड़ा की वाहवाही इस हरियाणा के अंदर क्या क्या होती थी, ये प्रदेश भूला नहीं है कि यहां क्या क्या उनके सत्ता में इस प्रदेश के लोगों के साथ क्या क्या हुआ, भूला नहीं है। और उनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता थी तो मात्र एक सीट आती है उनकी। आप 30-40 साल 50 साल हरियाणा की सत्ता में रहते हैं और आपका अंत जब होता है तो आपकी एक सीट आती है और आप एक सीट आने के बाद भी आपके वही घमंड आपका झलकता है। आप क्या कहते हैं कि मतलब आप खुद तो हैं कीचड़ में, लेकिन दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के खुद को गंदा करना चाहते हैं कि मेरे साथ पैसे कमाए, मेरे साथ कब्जा किया है। वो ये नहीं कहते कि पूरे हरियाणा के अवैध कब्जों का, पूरे हरियाणा में गुंडागर्दी के खुद वो मतलब अच्छा नहीं लगता है। एक इतने समय सत्ता में रही पार्टी के नेता के लिए शब्द अच्छे नहीं लगते, वो खुद इसके सरगना रह चुके हैं और लोगों पर कीचड़ उछालते हैं। ये प्रदेश भूला नहीं है। अब बात आती है रमन जी की। रमन जी, आप बार बार ये कहते हैं कि यहां अकलबंदी का मुकाबला चल रहा है राहुल जी के और चौटाला साहब के बीच में। ये चीज जो है ना रमन भाई, ये ऐसा लगता है कि आप किसी को एक सीनियर नेतृत्व को आप बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कुछ प्रसिद्धि हासिल हो। ये देश और पूरी दुनिया जानती है राहुल गांधी का जैसा सच्चा व्यक्ति, राहुल गांधी के जैसा सच्ची छवि रखने वाला व्यक्ति, ये अलग बात है कि ठीक है आज आपके पास बहुमत है, लेकिन इस देश के अंदर उनके जैसी छवि रखने वाला व्यक्ति राजनीति में ना पैदा हुआ है ना होगा। और आप समझिए, आप क्या कहते हैं, हमने प्रदेश को क्या दिया और आपने क्या दिया। मैं आपका बताना चाहता हूं 7 साल के शासन में आपने क्या दिया रमन जी। आपने इस प्रदेश को जातीय झगड़े दिए, आपने इस प्रदेश को जाट आंदोलन में फूका, आपने इस प्रदेश को अगड़े पिछड़े के आंदोलन में फूका, आपने इस प्रदेश को। आप सुन लीजिए रमन भाई, देखो रमन भाई, मैं नहीं बोला, मैंने आपका बहुत भाषण सुना, नहीं मैंने आपका बहुत भाषण सुना था, मेरा सुन लीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता, आपने ये कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप नोट कर लीजिए, आप भी नोट कर लीजिए, लेकिन बीच में आप मत बोलिए। आपने इस प्रदेश को कितनी बार फूका, ये पूरे देश ने देखा। आपने राम रहीम वाले कांड में कितनी गुलताचार्य फूका, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा आपने किस तरह से हरियाणा को फूका। आज आप किस तरह से इस प्रदेश के किसानों के ऊपर कोई चीज नहीं चलाने से चूकते हैं, ना उनके ऊपर लाठियां चलाने से चूकते हैं, ना उनके ऊपर गोले चलाने से चूकते हैं रमन भाई, ना उनके ऊपर आप गोले चलाने से चूकते हैं और ना ही उनको झूठे मुकदमे लाने आपको सिर्फ देखिए ये नहीं चलेगा। गिरेबान में झांकने की जरूरत, रमन जी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। एक आंगली गिरेबान तो देखो ना अपना भैया, आप गिरेबान में झांकिए, आप गिरेबान में झांकिए, गिरेबान में सीधा देखिए। कांग्रेस ने आज देश में जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी रमन जी, कांग्रेस की सरकार थी ना, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा थी, गुजरात में दंगे हुए थे, हमने सबसे ज्यादा रोजगार इस प्रदेश के युवाओं को दिए। 1965 में गुजरात में दंगे हो रहे थे, हरियाणा में करवाया क्या? हमने सबसे अच्छी बेहतर फसल इस प्रदेश के किसानों को दिखलाई। हमने किसी कर्मचारी के आंदोलन को, हमने किसी कर्मचारी को आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं किया, हमने किसी किसान को आंदोलन करने मजबूर नहीं किया। लेकिन आप मुझे बता दीजिए इस प्रदेश का कोई वर्ग, रमन जी नहीं, रमन भाई अगर आप बोलेंगे तो आपके बीच में मैं भी बोलूंगा। आप मुझे बता दीजिए कि आपके साथ झूठ तो नहीं, आप भी झूठ बोलते हैं ना। आप मुझे, मैंने एक सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि 7 साल के शासनकाल में, 7 साल के शासनकाल में आपने इस प्रदेश के किस वर्ग को, आपने आंगनबाड़ी वर्करों को आपने देखा नहीं? 4 दिन पहले आपके शिक्षा मंत्री के 1 लाख वर्कर चले जाते हैं। आप इलाहाबाद से पूरे प्रदेश में पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगी, आप ये बताओ, आपने लोगों को कहते हैं ना, आप ये कहते हैं ना कि हम इलाहाबाद का विकास करने वाले, तो आपका 7 साल से विकास नहीं हुआ ना? नहीं, आपने सब कुछ करा, चलो आपने मान जाता हूँ, आप 7 साल का विकास नहीं हुआ ना? ये बता रहे स्वामीनाथन के ऊपर ऐसे क्यों बैठे हुए? रमन जी सुनिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर ऐसे क्यों बैठे हुए थे? आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने तो इस देश की किसी भी संस्था को बिना डैमेज किए छोड़ा नहीं है। इस देश में कुछ नहीं बचा है, आपका सिर्फ तानाशाही रवैये वाला राज बचा है, जिसको प्रदेश और देश की जनता बहुत जल्दी उखाड़ने वाली है। आप कहते हैं ना इलाहाबाद को हम विकास देंगे, इलाहाबाद को नेतृत्व देंगे। आप 7 साल से इस प्रदेश में हैं, आप
वादे करके निकल जाते हैं, आप वादे करके निकल जाते हैं। आपका क्या हुआ बड़ौदा में, आपने देखा नहीं? आपके वादों को किस तरह से वहां पे फोड़ा गया, वो ठीक है, आपके सर पे ही मारा गया उल्टा, आपने देखा नहीं? आपने ऐलानाबाद में क्या क्या किया? आपने वोट लेने के लिए, आपने मात्र वोट लेने के लिए आपने 20 रुपए में गैस सिलेंडर, 20 रुपए में गैस सिलेंडर दिया। ठीक है सर, बावजूद उसके ठीक है खालिद जी, ठीक है खालिद जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ खालिद जी, मैं जवाब ले रहा हूँ खालिद जी, खालिद जी, खालिद जी, खालिद जी, खालिद जी, मैं जवाब लेता हूँ खालिद जी, मैं जवाब लेता हूँ कि लोग उल्टा अपने चेहरे देख, खालिद जी, मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ खालिद जी, मैं जवाब लेता हूँ। मलिक साहब रखिए अपनी बात। अब देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जो जितनी ये बातें कर रहे हैं ना, मैं उनका सबका जवाब दे देता हूं। डीजल के लिए रोते हैं, आज किसान को एक एकड़ में लगभग बहुत ज्यादा 25 लीटर के करीब डीजल चाहिए। उस 25 लीटर डीजल के लिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जहां पे इनकी सरकारों के बीच में ऑयल पूल डेफिसिट या तो जो सरकार सब्सिडी देती थी उसको एक बार साइड में छोड़ दीजिए। फिर भी बिजली 2-2 घंटे भेजते थे, बिजली 2 घंटे भेजते थे, और हम आज बिजली 20 घंटे भेज रहे हैं। एक फर्क, दूसरा फर्क, इतना लंबे समय लगा, DAP और दूसरी खादें मिल रही हैं और ब्लैक नहीं होती। तीसरी चीज सर, बहुत अच्छी बात, बहुत कोई बात नहीं, और चिल्लाइए थोड़ा सा और चिल्लाइए। दूसरी बात, अरे और चिल्लाओ ना भाई, और चिल्लाओ जोर जोर से। हाँ, तो अब आपको और बताते हैं कि किसान की खरीदी हो रही है। दक्षिण हरियाणा में बाजार दब के खरीदा गया था पिछली बारी भी, इस बारी भी हो रहा है। किसान को 11,000 करोड़ के करीब का पूरा पैसा मिला है इन 7 सालों में। आपने क्या दिया? 2 रुपए के चेक। आज तक कभी 2 रुपए के चेक अपने आप देखे आपने? अपने आप किसी को दिए 2 रुपए के चेक? नहीं दिए होंगे। तो ये सरकार, खालिद जी, खालिद भाई वो बोल रहे हैं सर, ठीक है, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूँ सर, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूँ। किसान को लूटने में ज्यादा ठीक है, मैं सर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही ले रहा हूँ, मैं जवाब, वो जवाब दे रहे हैं सर, वो जवाब दे रहे हैं किसान के लिए शराब ढूंढने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले रहे हैं सर, जवाब ले रहे हैं। प्रवचन देने चलेंगे को खत्म कर दिया आप लोगों ने। खालिद भाई जवाब तो देने दीजिए। इतना उत्तेजित मत हो। उत्तेजित होने की बात नहीं रमन भाई, आप उत्तेजित हो रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जनता कुछ ना सुने, आपके काले ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खालिद भाई सुन लेते हैं, उन्हें उनकी बात तो सुन लेते हैं, उनके जवाब तो सुन लेते हैं सर। नहीं सुनना चाहते ये, अभी तो झलका सा करंट लगा तो इतनी जोर से बोलने लग गए, थोड़ा और लगेगा तो कैसे बोलेंगे? आपको झटका अभी तक शायद उसका करंट गया नहीं होगा बड़ौदा का। अरे आपको करंट आपको लगता रहेगा, हमारे को जरूरत नहीं है झटका देने की। ठीक है सर, ठीक है सर, सर ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, घर में झटका देने वाले चले जाइए ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। खालिद भाई ऐसे देखिए, ऐसे इतना ज्यादा इंटरप्शन नहीं, बीच में एक आधी बार वो बोलिए, बीच में एक आधी बार आप बोलिए, ठीक है, आप दोनों का हिसाब बराबर हो गया, लेकिन सुन लेते हैं आप एक दूसरे को प्लीज। मलिक साहब रखिए अपनी बात सर। देखिए, इनका दोनों को झटका लगता है, इनेलो और इनको घर से ही लगता है ज्यादा, पब्लिक तो बाद में देगी। इनका अपना हिसाब किताब ये है, एक पार्टी को झटका देता रहता है और दूसरा अपने पिता और पार्टी दोनों को देकर डूबने की कवायद में लगा हुआ है। तो ये जो पूरा दोनों पार्टियां है ना, ये दोनों में ये लगी हुई है कि जमानत कैसे बचाएं और कुछ ना कुछ खबर में रह जाए। इसके अलावा इनका इसमें कोई स्टेक नहीं है, जबकि भाजपा जसपा का पूरा स्टेक ये है कि वो ऐलनाबाद को, जैसे जींद को हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड की तरह बना के सामने सौंपा और लोगों ने उस पर अपनी मोहर लगाई कि हाँ आपने ठीक काम करा। ऐसे ही हम ऐलनाबाद को भी एक प्रतीक बना के दिखाएंगे और वो प्रतीक जो होगा वो प्रगति का प्रतीक होगा। और इसलिए इनको लग रहा है डर, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे अमेठी था ना साहब कि ये तो गांधी बेस्टियन है, वैसे ही ऐलनाबाद को बोला जाए कि ये अभय चौटाला, ओबी चौटाला का बेस्टियन। नहीं, कोई भी विधानसभा किसी का भी बेस्टियन, किसी की भी बपौती नहीं हो सकती। वहां जनता राजा है
और सेवक जो है एमएलए उसका काम करना है। और अगर जो लोग इसको नहीं मानते उनको इस जगह पे होने का अधिकार ही नहीं। इसीलिए चलवा रहे ना। गोली किसने चलवा दी खालिद भाई? कितनी बार कांड हुए हरियाणा में, आपने देखा नहीं? जाट आंदोलन में किस तरह फूका गया, राम रहीमी वाला आपने सुना नहीं? आपने क्या क्या इस प्रदेश के अंदर हुआ? आपने देखा नहीं हरियाणा का क्या हुआ था? मलिक साहब सत्ता में हुआ क्या था, आपने देखा नहीं था क्या? हरियाणा से ठीक है दो आरोप है, मैं जवाब लेता हूं। अगर जाकिर भाई इतना लग रही है ना टेस्ट, तो 1-on-1 कर लेते हैं बात, किसने क्या फूका। प्रोफेसर वीरेंद्र तुम्हारे घर का था, हमारे घर का था, शर्म नहीं आती है झूठ बोलते? अब बड़ी बौखलाहट होती है ना, सच जब आती है झूठ बोलते हैं। खुद की तरफ हरियाणा को 36 बिरादरी की जगह 35 जगह 1 करवाने वाले तुम रमन भाई, कांग्रेस के सारे गुंडे। सच सुनने में इतनी ही दिक्कत होती है जितनी आपको हुई है। सच सुनने में इतनी दिक्कत हो, सच इतना ही क्या सुनने में दिक्कत होगी? हरियाणा मेरी बार बार इतना आपको शराब देते हो, तुम्हारी अपनी नेत्री ने किसी बहाने से नहीं छोड़ा था। आपने प्रदेश को बेरोजगार ठीक है सर, आपने इस प्रदेश चलाने वाले बिना चलाए ठीक है सर, ठीक है हरियाणा के दुश्मन कांग्रेस ही है। देश के केवल और केवल समाज कर रहे हैं। ठीक है रमन जी खालिद जी मैं आप दोनों को, रमन जी खालिद जी मैं आप दोनों को रुकता हूं। रमन जी खालिद जी मैं आप दोनों को रुक रहा हूं। ठीक है सर, मैं आप दोनों को रुक रहा हूं। मैं आप दोनों को रुक रहा हूं सर। मैं योगेश जी के पास आ रहा हूं। योगेश जी देखिए, आज मुझे लगता है रेड्डू साहब जो है बहुत खुश होंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई जो है ना, इसलिए ऑटोमेटिकली उनको ऊपर लेके आती झगड़ा करके है। इस डिबेट को रफा दफा करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो रेड्डू साहब खुश होंगे जरूर कि ये आपस में लड़ते रहें, तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके नतीजे जैसे हम दावा जैसे कर रहे हैं, इस इलेक्शन में हार जीत के बाद लोग एनालाइज क्या करेंगे? हालांकि चुनाव में कौन जीतता है उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना बीजेपी की गिरने वाली है सरकार, ना कांग्रेस अपनी सरकार बनाने वाली है। लेकिन इनसे क्या मैसेज जाएंगे लोगों के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभय सिंह चौटाला जी अगर चुनाव जीतते हैं तो ये माना जाएगा कि भी अभय सिंह चौटाला जी ने जो इनके पक्ष में जो रिजाइन किया और वो जीत के आए, तो ये वाकई किसानों की जीत है और किसानों ने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन वो मैं तब मानूंगा जब ये 69,000 जो पिछली बार लिए हैं उनसे ज्यादा वोट लेंगे। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, अगर बीजेपी जीतती है तो एक क्लियर कट माना जाना चाहिए, क्योंकि 3 कानूनों की वजह से उन्होंने रिजाइन किया, तो क्लियर कट माना जाना चाहिए कि जनता 3 कानूनों से उसका जनता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और यह भी माना जाना चाहिए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कांग्रेस ये कह रही हो कि भाई सत्ता सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, इनकी सारी बातें ऊपर रख के मैं मानता हूं कि ये चुनाव का मुद्दा इसका मतलब नहीं है बीजेपी अगर जीतती है तो। मगर अगर कांग्रेस जीतती है तो ये एक सिंबल देती है क्लियर कट कि सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आने वाली है वो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान नजर आता है। लेकिन इसमें जो सबसे जो मेन बैलेंसिंग फैक्टर या हार जीत का जो फैसला करेगा, मैं अभी भी ये मान के चलता हूं, वो करेगी जेजेपी। रीजन इज वेरी क्लियर, जेजेपी का कोर वोटर इतना मेहनती और यंग है, इनके पास यूथ ब्रिगेड है पूरी की पूरी। अगर ये जिता जाते हैं बीजेपी को तो ये उनको ज्यादा नंबर दूंगा जेजेपी को रादर देन बीजेपी के। अगर शब्द का क्या मतलब है? अगर तो साथ ही नहीं वो अगर मगर तो इसलिए है ना कि जीत जाए तो हम तो परसेप्शन में बात कर रहे हैं ना, तो जीतते हैं वो तो मैं जेजेपी को ज्यादा अंक दूंगा बजाय बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के एक सेकंड बीजेपी के जो वर्कर हैं वो लगभग बाहर के हैं, वहां पे वहां के भी हैं लेकिन लगभग वहां बाहर के हैं, लेकिन वहां के उनके जो वर्कर हैं वो सबके सब वहीं के हैं। और कांग्रेस अगर जीतती है तो मैं ये भी मान के चलूंगा कि कांग्रेस अब वाकई एक हो गई है, जो कि कई बार अलग अलग बिखरी हुई नजर आती है। ठीक है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं सबसे। शुरुआत अरविंद भारद्वाज जी से कर रहा हूं। फाइनल कमेंट सर, 1 मिनट में। ये जो आने वाला चुनाव है इलाहाबाद का, ये एक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन पर जनता की मोहर होगा, और भय का जो माहौल जिन लोगों ने बनाया हुआ है इलाहाबाद में, वो भय का माहौल इस चुनाव से खत्म होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद एक ऐसा रिजल्ट लेकर आएगा जो आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य तय करेगा। ठीक है, रेड्डू साहब फाइनल कमेंट। हाँ, ये इलेक्शन जो है 2019 में जेजेपी ने इलेक्शन लड़ा था, उनको केवल 6000 वोटें मिले थे। इनका जो वोट कार्यकर्ता बता रहे हैं हमारे विश्लेषक जी कितना मेहनती है, तो जब इनकी लहर होती थी उस टाइम इनको कुछ नहीं मिला, अब भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। और इलाहाबाद इलेक्शन जो है आंदोलन की कृषि कानूनों का आंदोलन है, चुनाव है ये, और यहाँ पर अभय सिंह जी जीत करके ये सिद्ध करेंगे कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है देश का अन्नदाता, और इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। रेड्डू साहब अगर हार गए तो भी आप एडमिट करेंगे इस बात को कि तीन कृषि कानून बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जल्दी से जवाब। देखिए अगर तो इसमें केशव जी इसमें अगर लगेगा ही नहीं सर, राजनीति में हर जगह अगर होता है। कम से कम 35,000 वोटों से आज आगे है। हाँ, अगर हार गया तो मैं आपकी बात मानूंगा। ये जो ना 3 कृषि कानूनों का आंदोलन है, किसानों का चुनाव है, किसान इसमें जिताएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 11 महीने से इस सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती कर रखी है, अनदेखी कर रखी है, उसका एक सर्टिफिकेट किसान यहां पर देंगे कि वो सरकार के विरोध में है, इन कानूनों के विरोध में, और वो सर्टिफिकेट अभय सिंह की जीत के साथ ही दूसरा पहलू अगर हारते हैं तो ये स्वीकार करेंगे ना आप कि कृषि कानून ठीक है? फिर भले ही प्रेडिक्शन हो, लेकिन हाँ तो बोलिए, क्योंकि सिक्के का एक पहलू अपना दूसरा अपना नहीं, ऐसा नहीं चलता। हाँ, ये किसी के बस की बात नहीं। अगर यहाँ पर अभय सिंह जी चौटाला इलेक्शन को लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात के ऊपर किसान जा रहा है, लेकिन ये तो एक सपने देखने वाली बात है। दिन में ये सपने देख रहे हैं, देखते रहो, अच्छी बात है। ठीक है सर, अपने मियां बनते हैं, ये तो 1% भी नहीं है। ठीक है रेड्डू साहब, यहाँ पर भारी बहुत से। ठीक है रेड्डू साहब, ठीक है सर। रमन मलिक जी फाइनल कमेंट सर। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जिस प्रकार से वहां के हालात हैं, मैं ये समझता हूं कि गठबंधन का जो नुमाइंदा है वो जीतेगा, और वो कैंडिडेट इलाहाबाद की जनता की सेवा के लिए वहां पे अपने आप को स्थापित करेगा, उनके साथ रहेगा, उनके लिए रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे को ये भी लगता है कि इलाहाबाद की जनता, ये जो फर्जी नेता बने हुए हैं और जो लोग कांग्रेस के लिए आंदोलन जीवी बने हुए हैं, उन सब के ऊपर एक तमाशा लगाएंगे कि ठीक है, ये सरकार ने किसानों के लिए काम करा। ठीक है सर। खालिद जी 40 सेकंड जल्दी से। एक चीज आप समझ लीजिए केशव भाई, वहां जो चुनाव हो रहा है, वृद्ध नेता प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पारिवारिक दुहाई देने के बाद और अभय सिंह चौटाला की पारिवारिक दुहाई देने के बाद इलाहाबाद का चुनाव कांग्रेस वर्सेस आईएनएलडी हो रहा है। भाजपा वहां तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, वो तीसरे नंबर पे भी रह पाए उनके लिए गनीमत है। मैं समझता हूं कि 3 पार्टियों का कैंडिडेट जेजेपी, बीजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी का कैंडिडेट, मैं समझता हूं तीसरे नंबर पे अगर रह गया तो ये उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। ठीक है योगेश जी। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि राजनीति में 1+1 कभी कांग्रेस क्या फैसला लेगी? ठीक है रेड्डू साहब, फाइनल कमेंट है मेरा, इसमें सवाल जवाब नहीं सर, फाइनल कमेंट है प्लीज। राजनीति में 1+1 2 नहीं होते हैं कभी भी। अगर वो ये मान के चल रहे हैं 6,900 वोट या कुछ जेजेपी के आए थे, तो ये न मान के चलें कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ेगी तो वो 6,900 ही उनको डलेंगे। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पिछली बार 54,000 के आसपास इनके वोट थे, वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वरना चुनाव ही ना हो। तो इसलिए इस वहम में कतई ना रहें कि हम 35,000 से ऊपर हैं या हम वन साइडेड जीतने जा रहे हैं। चुनाव होता है, आखिरी वक्त तक होता है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक होता है, और जब नतीजे आ जाते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब आपकी जीत निश्चित होती है। वरना इस देश में ममता बनर्जी का चुनाव भी लोगों ने देखा है, जीता हुआ डिक्लेयर किया उनको, फिर बाद में वो हार गई, आज वो उस मुकदमे में कोर्ट में चले गए हैं। वो बिल्कुल ऐसा है। ठीक है सर, और धन्यवाद आप सभी का, योगेश जी, रमन जी, खालिद जी, अरविंद जी, विजेंद्र जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।